हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चैप्टर एम लक्ष्मीकांत बुक का। ये 17 नंबर चैप्टर है, 17वां चैप्टर है और बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर की समरी और डिटेल में इस चैप्टर को समझेंगे। अगर आप एक बार इस लेक्चर को सुनते हैं देन उसके बाद आप जाके रीड करिए, आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। इसलिए लेक्चर सुनना ज़रूरी है। आप अगर लेक्चर ईजिली सुनते हैं बाद में जाके आप पढ़ते हैं तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। अगर आप नहीं किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ऐसे नॉर्मल पर्सन भी, तब भी आपको इस चैप्टर को सुनना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले कुछ बनने से पहले आप एक नागरिक हैं। तो इस चैप्टर को प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। अगर आप एक बार ये पूरा वीडियो सुन लेते हैं तो देन आपको प्रेसिडेंट के टाइम पीरियड और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है सब कुछ एक वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब हम पूरा कंप्लीट राष्ट्रपति चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो एम लक्ष्मीकांत का 17 चैप्टर है, लेकिन नॉर्मल पीपल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रेसिडेंट भारत का, आपको पता है प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, तो सभी को जानना जरूरी है कि कैसे उसका इलेक्शन होता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, सैलरी, सब डिस्कस करेंगे। तो प्रेसिडेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारी गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा होता है एग्जीक्यूटिव सिस्टम, लेजिस्लेटिव सिस्टम और थर्ड वन इज जुडिशियल सिस्टम। एग्जीक्यूटिव सिस्टम में हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कैबिनेट मिनिस्टर में हमारे फिनांस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे होम मिनिस्टर, ये सब लोग आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर में। और लेजिस्लेटिव सिस्टम में हमारे राज्यसभा, लोकसभा, जुडिशियल में हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। अब आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन आपको ये एक वर्ड नहीं समझ, मैंने बोला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आप लोग नहीं जानते होंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मतलब वो होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक वो होता है, एक वकील समझ सकते हैं आप, वकील होता है जो लीगल वर्क पे उनको एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकता है। वो पर्सनल उनका वकील होता है, जो कुछ काम होते हैं उस पर उनको सलाह दे सकता है, उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वेरी गुड, क्लियर। तो एग्जीक्यूटिव सिस्टम में हमारा प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव सिस्टम का जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल 52 to 78 होता है। आर्टिकल इसका याद रखिएगा क्या होता है, 52 to 78 और पार्ट 5 में डिस्कस किया गया है। अब बात करते हैं हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो भारत का पहला नागरिक होता है। आप कह रहे हो कि अगर मुझसे काउंटिंग की जाए तो मैं भारत का पहला नागरिक हो सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, हम आप नहीं हो सकते। ये लिखा हुआ है कि भारत का जो पहला नागरिक है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होता है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं इसके टाइम पीरियड के बारे में और इसकी सिस्टम के बारे में। अब देखिए इसका वोटिंग सिस्टम का, आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, ये आपने चुनाव देखे होंगे नॉर्मल आपके गांव में। अगर सिटी में रहते हैं तो आपके वहाँ जिला पार्षद का चुनाव होता है, और आपके गाँव में रहते हैं तो आपके यहाँ प्रधानी का चुनाव होता है। आप उसमें वोटिंग करते हैं, तभी जिसको ज़्यादा वोट मिली होती है वो जीतता है। कभी आपने सुना कि प्रेसिडेंट के चुनाव में हमको चलो वोट डालने चलना है? नहीं, प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट वे से होता है। अभी जो यहाँ चुनाव होता है वो डायरेक्ट वे से होता है, लेकिन प्रेसिडेंट का चुनाव इनडायरेक्ट वे से होता है। इनडायरेक्ट का मतलब उसमें हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं, हम नॉर्मल पीपल जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। अब उसमें हम लोग वोटिंग नहीं करते तो प्रेसिडेंट कैसे ही जीत जाता है? नहीं, प्रेसिडेंट को भी लोग वोट करते हैं, लेकिन हम वोट नहीं करते। उसको कौन वोट करता है? उसको एमपी और एमएलए वोट करते हैं। ठीक है, तो आपने कभी भी जब प्रेसिडेंट का चुनाव की वोटिंग का रिजल्ट आता है तो आपने देखा होगा इस प्रेसिडेंट को 3 लाख या 3.5 लाख या 4 लाख वोटें मिली। तो भाई 4 लाख 5 लाख वोटिंग ही नहीं है, 4 लाख 5 लाख एमपी और एमएलए है ही नहीं पूरे देश में मिला के, तो इतनी वोटें उसको कैसे मिल जाती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इतनी वोटें उसको मिलती कैसे हैं, हम उसके बारे में पूरी कंप्लीट डिस्कस करेंगे। देखिए एमएलए और एमपी जो वोट करते हैं उनकी वोट नहीं काउंट की जाती, उनकी वोट की वैल्यू काउंट की जाती है। आप कहेंगे उनकी वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एमपी और एमएलए की वोट नहीं, जैसे 1 2 3 4 जैसे हम लोग डालते हैं 1 वोट 2 वोट 3 वोट, ऐसे नहीं काउंट की जाती। उनकी वोट की वैल्यू काउंट की जाती। कैसे वैल्यू? अगर मान लीजिए एमएलए की वोट की वैल्यू की बात करते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलए इनटू 1/1000। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में 2 करोड़ पॉपुलेशन है और वहां पर टोटल 50 एमएलए होते हैं, तो 2 करोड़ बाय 50 इंटू 1/1000 ये कैलकुलेट करेंगे, जितना आंसर आएगा वो उस स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू हो जाती है। क्लियर? आपको समझ में आया कि क्या फॉर्मूला होता है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलए इंटू 1/1000 करेंगे तो हमें उस एमएलए की वोट की वैल्यू समझ में आ जाएगा। अब एमपी की वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एमपी की वोट की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ एमपी बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलए, ये करके डिवाइड करके एमपी और एमएलए को डिवाइड करके निकाल लेते हैं किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन। तो आपको समझ में आया। और टोटल कैसे करते हैं? एमपी की वोट की वैल्यू और एमएलए की वोट की वैल्यू दोनों को जोड़कर
टोटल उस वोट की वैल्यू निकाली जाती है। समझ में आया? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमएलए की वोट के फॉर्मूला याद रख लीजिए क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय टोटल नंबर ऑफ एमपी टोटल नंबर ऑफ एमएलए इनटू 1/1000 एमएलए का होता है, और एमपी का वोट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों का, एमएलए की वोट की वैल्यू और एमपी की वोट की वैल्यू दोनों का डिवीजन करके हम निकालते हैं, फिर दोनों को टोटल को ऐड करके जोड़कर फिर उसकी टोटल वैल्यू निकाली जाती है। तो आपको ये डिस्कस का क्लियर हो गया, पूरी तरीके से समझ में आया। अब देखिए बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की एलिजिबिलिटी के बारे में। प्रेसिडेंट में कौन खड़ा हो सकता है? नॉर्मल हम लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं या कहीं भी कुछ भी नौकरी करते हैं, कुछ भी तो उससे क्वालिफिकेशन मांगता है, तो यहाँ पर भी तो कुछ क्वालिफिकेशन होगी। यहाँ पर डिग्री नहीं मांगता, यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी रूल होते हैं, उसको आपको फॉलो करना है। नंबर 1 क्या होता है? सबसे पहले आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, आप भारत के नागरिक होंगे तभी आप प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। दूसरी, आप 35 साल की एज कंप्लीट, आप 35 ईयर्स के होने चाहिए, 35 साल के होने चाहिए। अगर आप 35 साल के नहीं है तो प्रेसिडेंट के चुनाव में नहीं खड़े हो सकते। थर्ड वन, आप पागल नहीं होने चाहिए, आप दिमागी कुछ संतुलन खराब ना हो, और आपका दिवाला ना निकला हो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा कर्जा ना हो आपके ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कहती है अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा होगा तो सबसे पहली बात आप अपना कर्जा पाटेंगे। तो इसलिए आपके ऊपर कोई भी लोन या बहुत बड़ा कर्जा नहीं हो, तभी आप प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, कोई भी कैंडिडेट इसको ईजिली क्या कर सकता है, इसको ईजिली पार कर सकता है, मतलब इसमें ईजिली कर सकता है कि उसके ये क्वालिफिकेशन पास कर सकता है। लेकिन कुछ और देखिए, मेन क्या होता है, अगर आप प्रेसिडेंट के में चुनाव के लिए खड़े होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके फेवर में 100 एमपी होने चाहिए, वो राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपके फेवर में अगर 100 एमपी नहीं है तो आप प्रेसिडेंट के चुनाव में नहीं खड़े हो सकते। ये सबसे बड़ा टेस्ट होता है जिसको पास करना बड़ा मुश्किल होता है। 100 एमपी को अपने फेवर में करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो आपके फेवर में 100 एमपी होंगे तभी आप प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो आपको ये कितना क्लियर हो गया? अगर आपके 100 फेवर में 100 एमपी है तो आप प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े हो सकते हैं इजीली। अब मान लीजिए वोटिंग कैसे होती है, वोटिंग सिस्टम मैं बता रहा हूँ, इसका वोटिंग कैसे होती है। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4, अगर 4 कैंडिडेट टोटल प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े हैं, मैं कोई भी एमएलए होता है या एमपी होता है उसको वोट करना चाहता है। जैसे नॉर्मल वोट में बैलेट, अब इसका जो चुनाव होता है बैलेट, सीक्रेट बैलेट पेपर से होता है, सीक्रेट बैलेट पेपर होता है। आप बंद बैलेट पेपर में ठप्पा मार के आपने देखा पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो ईवीएम मशीन से होता है, ठीक है। तो अभी भी प्रेसिडेंट का चुनाव सिर्फ बैलेट पेपर से होता है, तो आपने देखा होगा सीक्रेट वे से होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग नॉर्मल वोट डालने जाते हैं गांव के प्रधानी के चुनाव में या कहीं पर भी, तो उसमें 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं, अगर हम चारों में ठप्पा लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है, हमारी वोट अनवैलिड हो जाती है, बेकार हो जाती है, हमारी वोट काउंट नहीं की जाती। लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव में अगर 1 2 3 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं तो हम चारों को वोट डाल सकते हैं। अब कहेंगे चारों को वोट डालेंगे भाई तो जीतेगा कौन? नहीं, यहाँ पर वोट डाली जाती, प्रेफरेंस पे डाली जाती, प्रेफरेंस पे वोट डाली जाती है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे पहला वाला बहुत अच्छा लगता है, मुझे लग रहा है कि पहला वाला प्रेसिडेंट बने, मैंने पहले वाले को 1 नंबर दे दिया, दूसरे वाले को मैंने 2 नंबर दे दिया, तीसरे वाले को 3 और चौथे वाले को 4 नंबर दे। अब दूसरा एमएलए कोई आता है या कोई एमपी होता है तो वो पहले वाले को 3 नंबर दे देता है, दूसरे वाले को 1 देता है, या चौथे वाले को 3 दे देता है, या दूसरे वाले को 2 दे देता है। ऐसे सिस्टम हो सकता है। तो सब अलग अलग अपना प्रेफरेंस देंगे। जब लास्ट में जब काउंटिंग होती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है किस प्रेसिडेंट को, जो किस कैंडिडेट को 1 नंबर सबसे ज्यादा मिला है। जिसको 1 नंबर सबसे ज्यादा मिला होता है वो प्रेसिडेंट का चुनाव जीत जाता है। और कभी कभी ऐसा, जैसे मान लीजिए पहले वाले को और तीसरे वाले को 1 नंबर प्रेफरेंस बराबर मिलता है, तब सेकंड नंबर की काउंटिंग होती है कि पहले में तो दोनों बराबर हो गए, तो बाकी 2 तो जिनको 1 नंबर कम मिला था तो राउंड से बाहर हो गए। लेकिन अब उन दोनों के बीच में क्या होगा, डिस्कस होगा। जैसे कि पहले नंबर से क्लियर नहीं हो पाए तो दूसरे नंबर की काउंटिंग की, किसको 1 नंबर, दोनों को मान लीजिए पहले वाले को और तीसरे वाले को 1 1 नंबर बराबर मिला, उसको भी 1 नंबर मिला है बराबर, इसको भी 1 नंबर बराबर मिला है, तो क्या करेंगे, सेकंड नंबर की काउंटिंग होती है। सेकंड नंबर की काउंटिंग में आप देखेंगे किसको 2 नंबर ज्यादा मिला है, तो जिस कैंडिडेट को 2 नंबर ज्यादा मिला होगा वो जीत जाएगा। तो पहले नंबर की प्रेफरेंस से काउंटिंग होती, अगर उससे डिस्कस ना हो पाए तब दूसरे नंबर से, सबसे ज्यादा 1 नंबर जिसको मिले होते हैं वो चुनाव जीत जाता है। अगर 1 नंबर 2 लोगों का बराबर हो जाता है तो सेकंड नंबर की काउंटिंग हुई, 2 नंबर किसको ज्यादा मिले, अब जिसको 2 नंबर ज्यादा मिले होते हैं वो जीत जाता है। क्लियर, आपको समझ में आ गया उन दोनों में से। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है। तो प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख रुपीस पर मंथ होती है, और वो जब रिटायर हो जाता है, जब प्रेसिडेंट नहीं रहता है तो उसको 2.5 लाख रुपए पर महीने मिलता है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर होती है। नॉमिनल पावर का मतलब कहने को तो मेरे पास सभी पावर होती है,
लेकिन उसके पास कहने को तो सभी पावर है, सारे सिग्नेचर वही करे, लेकिन काम सारा वर्क कौन देखते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, ठीक है। वो सिर्फ सिग्नेचर करता है, काम जितना मीडिया को कोई देना है, कहीं पर कोई आक्रमण हो रहा है, कोई दंगा हो रहा है, मीडिया को जवाब देना है, तो सारा काम हमारे कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करेंगे। इसमें प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता है, बस उसका काम होता है सिग्नेचर करना, ठीक है। आपको समझ में आया। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वैसे मान लीजिए हम क्रिमिनल प्रोसीजर्स के थ्रू हम लोग कोई भी क्राइम करते तो डायरेक्टली हमारे ऊपर कोई केस चलाया सकता है। क्या प्रेसिडेंट के ऊपर आप डायरेक्टली कोई केस लगा सकते हैं? नहीं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई केस चलाने के लिए सबसे पहले हमें इम्पीचमेंट, एक इम्पीचमेंट सिस्टम होता है। इम्पीचमेंट की बात करते हैं कि इम्पीचमेंट में क्या होता है, आप प्रेसिडेंट के ऊपर डायरेक्ट कोई केस दर्ज नहीं कर सकते। सबसे पहले मान लीजिए अगर कुछ लोग राज्यसभा या लोकसभा से उसके खिलाफ होते हैं, जैसे मान लीजिए राज्यसभा से उसके खिलाफ कोई केस दर्ज कराया जाए, कुछ मतलब उसके अपोज में कुछ लोग हैं, तो सबसे पहले राज्यसभा में 1/4 पीपल क्या होने चाहिए, उसके अपोज में होने चाहिए, उसके अपोजिट होने चाहिए, उसकी बात से सहमत ना, उसके खिलाफ होने चाहिए। 1/4 पीपल अगर राज्यसभा में नहीं है तो प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी केस नहीं दर्ज होगा। अब उसके बाद मान लीजिए कि जैसे मान लेते हैं कि 1/4 पीपल प्रेसिडेंट के खिलाफ है राज्यसभा में, अब वो कहाँ जाएगा, वो 14 दिन तक जो बिल होता है जिस कारणवश उसके, तो 14 दिन तक वो प्रेसिडेंट के पास रहेगा। कितने दिनों तक, जो उसी के ऊपर केस है लेकिन वो बिल 14 दिन तक प्रेसिडेंट के पास रहता है। जब 14 दिन तक प्रेसिडेंट कोई एक्शन नहीं लेता है तो उसके बाद क्या होता है, वो बिल फिर से वापस कहाँ आता है, राज्यसभा से स्टार्ट हो फिर राज्यसभा में आएगा। इस बार राज्यसभा में 2/3 पीपल उसके क्या होने चाहिए, खिलाफ होने चाहिए, ठीक है। 2/3 पीपल उसके खिलाफ होने चाहिए। अगर 2/3 पीपल हैं फिर उसके बाद वो लोकसभा जाएगा, लोकसभा में भी 2/3 पीपल उसके खिलाफ होंगे, तब उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीजर, कोई केस चलाया जा सकता है। अदरवाइज उसके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जा सकता। तो आपको पावर ऑफ इम्पीचमेंट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उसके ऊपर कैसे केसेस होते हैं। तो ये होता है 2/3 पीपल। अगर राज्यसभा चल रहा है तो राज्यसभा में 1/4 होने चाहिए, फिर 14 दिन तक वो प्रेसिडेंट के पास रहेगा, फिर वो वापस राज्यसभा आएगा, वहां पर 2/3 होने चाहिए। जब यहाँ पर भी 2/3 है तो अगर लोकसभा में उसके खिलाफ 2/3 पीपल नहीं होते तो केस वहीं पर बंद हो जाएगा। अगर होते हैं तो फिर वो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीजर केस चलाया जा सकता है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसके पावर्स के बारे में। तो उसके बाद बहुत सारी पावर है, मिलिट्री पावर होती है, जुडिशियल पावर होती है, इमरजेंसी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। तो बहुत सारी इसके पास सब इम्पोर्टेंट पावर्स होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताई आपको, एमएलए और एमपी का याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि 4033 एमपी जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। 4033 एमएलए प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और 776 एमपी। लेकिन एक बात मैंने नहीं बताई कि एंग्लो इंडियन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। अब आप लोग सोच रहे हैं एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, तो एंग्लो इंडियन का मतलब पार्टीशन के समय आपने देखा हो कुछ अंग्रेजों ने इंडियन वुमेन से शादी कर ली या कुछ इंडियन वुमेन ने अंग्रेजों से शादी कर ली, तो उनको भारत की नागरिकता मिल गई, वो भारत में रहने लगे। लेकिन ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। जो एंग्लो इंडियन होते हैं, जो बाहर से आए हुए होते हैं, उनको प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट होता है तो मैं आपको और अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। तो ओके, अब हम लोग एक बार मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम लोग धीरे धीरे करके, अभी तो स्टार्ट है, अभी हम लोग के पास ना बोर्ड है कुछ भी नहीं, मतलब, लेकिन हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस छोटी मोटी चीज़ें समझने के बाद आप चैप्टर को रीड करते हैं देन आपको ईजी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेंगी, समझ में आने लगेंगी। और आगे चल के मैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा भी, ठीक है। एक इम्पीचमेंट का वो याद कर लीजिएगा, इम्पीचमेंट का वो क्या होता है। इम्पीचमेंट का जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल 61 होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने बता दें कि इम्पीचमेंट का आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल 61 होता है। तो प्लीज़ आप इसको याद करिएगा कि, और प्रेसिडेंट के टाइम पीरियड के बारे में सब याद करें। आगे चल के हम लोग सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करने वाले हैं, सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हो सकेगा तो हम लोग रिटर्न में भी कुछ चीज़ें सॉल्व करेंगे, ठीक है। और रिटर्न में भी मैं आपको नोट दूंगा। देखिए प्रेसिडेंट चैप्टर लाइन टू लाइन भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा समरी में बता रहा हूँ, अभी इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड नहीं है, ठीक है। तो समरी में बता रहा हूँ, लेकिन आप इसके इस लेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत समझने के बारे में अगर आप इस चैप्टर को जाके रीड करते तो ईजी लगेगा। मैंने क्या क्या चीज़ें बताई, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने क्या क्या चीज़ें आपको, ताकि उसको याद कर सकें, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया कि गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम और लेजिस्लेटिव सिस्टम। एग्जीक्यूटिव सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ये सब लोग आते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें आती हैं। और लेजिस्लेटिव सिस्टम में हमारा राज्यसभा, लोकसभा, और जुडिशियल सिस्टम में हमारा कौन कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर, वो जुडिशियल
सिस्टम में हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। मैंने बताया कि फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, ठीक है, ये आपको समझ में आया। और इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में समझ आया कि 35 साल की उम्र होनी चाहिए और इंडिया का नागरिक होना चाहिए, ये सब चीज़ें समझ में। और जब उसके वो खड़ा होना चाहता है प्रेसिडेंट के लिए तो उसके फेवर में 100 MP होने चाहिए। और मैंने इसकी बताया कि इसकी इनडायरेक्ट वे से चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें MP और MLA पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने MP का फॉर्मूला बताया, वो ज़रूर याद कर लिए, उसकी वोट की वैल्यू से डिस्कस होता है। वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने MLA का बताया था क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड टोटल नंबर ऑफ MLA इंटू 1/1000 कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक। और MP का मैंने बताया कि MP की MLA और MP को डिवाइड करके निकालते हैं, फिर दोनों को ऐड करके निकालते हैं। मैंने बताया 4033 MLA होते हैं, 776 MP होते हैं, एंग्लो इंडियंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये आपको समझ में आया। और भी कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, वो भी आप बताइए। इम्पीचमेंट में बताया कि प्रेसिडेंट के ऊपर कैसे केस चलाया जा सकता है। इम्पीचमेंट का पूरा सिस्टम आपको समझ में आया कि 1/4 राज्यसभा से अगर चला है तो राज्यसभा में 1/4 पेपर उसके खिलाफ होने चाहिए। फिर उसके बाद 14 दिन तक प्रेसिडेंट के पास रहेगा, फिर वो अगेन आएगा 2/3 पेपर इस बार खिलाफ होने चाहिए। 2/3 पेपर खिलाफ होते तो लोकसभा जाता है, लोकसभा में भी अगर 2/3 पेपर उसके खिलाफ होते हैं तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीजर, कोई केस चलाया जा सकता है। ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर ऐसा कभी हुआ भी है तो प्रेसिडेंट ने खुद रिजाइन कर दिया है या हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बताइए, थोड़ा सा और चीज़ें डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है। ओथ मतलब उसको शपथ कौन दिलाता है। प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को ओथ, ओथ मतलब शपथ कौन दिलाता है, शपथ ग्रहण होता है ना, शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी वजह से अपसेंट होता है, नहीं होता है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज उसको शपथ दिलाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो अपसेंट होता है तो कौन दिलाता है? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो बहुत सबसे बड़ा हो जाता है, तो चीफ जस्टिस जब वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएगा तो मतलब वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो शपथ दिलाते हैं वो प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं, और प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इतना आपको समझ में आना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन शपथ दिलाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है, मतलब अपनी नौकरी छोड़नी है, तो उसको रेजिग्नेशन देना है, तो किसको देगा? वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। उपराष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन देगा कि मैं ये पद से हटना चाहता हूँ, ठीक है, वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देगा। और वैसे ही अगर वाइस प्रेसिडेंट जॉब अपना कार्यकाल समाप्त छोड़ना चाहता है तो किसको रेजिग्नेशन देगा? वो प्रेसिडेंट को देता है। ये दोनों आपस में देते हैं। अगर छोड़ना होता है अपना टाइम पे, किसी बस वो हटना चाहते हैं अपने पद से, तो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है। और ओथ का मैंने रिपीट कराया कि ओथ कौन कराता है, तो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट वोट दिलाते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आया। और इसकी पावर्स के बारे में इसके बाद बहुत पावर होती है, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर। किसी स्टेट में अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उससे कंट्रोल नहीं होता तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति शासन लग जाता है इमरजेंसी पावर में, तो राष्ट्रपति पूरा वहाँ का सिस्टम देखते हैं। तो ये इस चैप्टर की समरी थी। आगे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और हाई कोर्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, चीफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में, गवर्नर के बारे में, और उसके साथ साथ हम हिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में सुल्तान एज, मुगल एज, ये सब डिस्कस करेंगे। और हम लोग एनिशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें वैदिक सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सब हम लोग मतलब हड़प्पा वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सब लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद मैं इकोनॉमिक्स का भी वीडियो में लाऊंगा। उस देखिए, आप इन चीज़ों को अगर सुन के और समझते हैं, देन आप बुक को रीड करते हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगने लगती है। तो देखिए, आपके पास शॉर्ट नोट, देखिए शॉर्ट तरीके से पढ़ने का मतलब ये होता है कि नंबर भी शॉर्ट ही आते हैं, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट होता है, अगर कंप्लीट बुक को रीड करता है तो उसके लिए चीज़ें, वो डिटेल में हर चीज़ जान जाता है। लेकिन अगर वो शॉर्ट वे ढूंढता है कि मैं शॉर्ट में पढ़ लूँगा, तो शॉर्ट में पढ़ने का मतलब आपके नंबर भी शॉर्ट में ही आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से सुनिए और अच्छे से समझिए। अगर आप पढ़िए, अगर आपको समझ में नहीं आता है ये चैप्टर, कुछ भी चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं होती तो आप कमेंट करिएगा, देन मैं फिर से एक नया वीडियो लाऊंगा। इस बार मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आई थिंक सो ये मेरा सेकंड ही वीडियो था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अच्छी से भी हो नहीं पाती। वैसे मैंने जितना मुझे समझ में आया कि जो चीज़ें बतानी चाहिए, जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, वो मैंने डिस्कस की। अगर कुछ चीज़ें छूट जा रही तो देन यू कमेंट कर सकते हैं आप, देन मैं उसको डिस्कस करूँगा। कुछ छोटी सी बात मैं बोलना चाहता हूँ आपसे
देखिए, अभी आपको मेहनत, ये अभी जो उम्र होती है ना 20 से 25-30 साल, ये मेहनत करने की उम्र होती है। अगर आज अभी आराम कर लिया, तो आगे चल के बहुत दुःख होता है। छोटी-सी मैं स्टोरी सुनाऊँगा, देन इसके बाद ये वीडियो खत्म है। प्लीज़ आप उसको समझने की कोशिश करिएगा, डे टू डे लाइफ़ अपने जीवन से उसको अटैच करने की कोशिश करिएगा। छोटी-सी स्टोरी, एक पत्थर 2 पत्थर थे, तो पत्थर के पास जाया जाता है और उससे बोला जाता है कि पहले पत्थर से बोला जाता है कि आपको मूर्ति बननी है, और दूसरे पत्थर से इन दो आप दो 2 पत्थर होते हैं, दोनों पे जाके बात कहते हैं कि कौन मूर्ति बनना चाहता है। तो पहला पत्थर कहता है कि अगर मैं भगवान के काम में यूज़ हो रहा हूँ, तो ठीक है, मैं मूर्ति बन सकता हूँ। दूसरे पत्थर ने कहा, अरे नहीं, मैं नहीं मूर्ति बनूँगा, बहुत छेनी हथौड़ी चलाई जाएगी, बड़ा दर्द होगा, मैं मूर्ति नहीं बनूँगा। पहले वाले ने पत्थर कहा, चलो ठीक है, मैं कष्ट सहने के लिए तैयार होकर मैं भगवान के काम में लग रहा हूँ, तो मैं मूर्ति बनूँगा। तो पहले वाले पत्थर को छीनी हथौड़ी से तोड़-तोड़ के और सब आकार में एकदम भगवान की मूर्ति बना दी गई। अब उस इसका मतलब उसने एक बार दुःख सह लिया ना, कुछ टाइम के लिए दुःख सहा तो वो मूर्ति बन गया। अब कभी भी उस पत्थर को कोई दुःख नहीं सहना था। हमेशा लोग आते थे, उसके पैर छूते थे, नमस्कार करते थे, फूल चढ़ाते थे, मिठाई चढ़ाते थे, बहुत उसको सम्मान मिलता था। क्योंकि उसने एक बार दुःख को सहा ना, कुछ टाइम के लिए उसने संघर्ष को सहा, तो वो मूर्ति बन गया। अब उसको कभी भी संघर्ष नहीं सहना पड़ता। लेकिन दूसरा पत्थर, जिसने कहा था कि मुझे मूर्ति नहीं बननी, बहुत दर्द होता है, वो पूरा पत्थर था, उसको मंदिर के बाहर सीढ़ियों में लगाया गया। जो भी श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे, उस पत्थर की पैर छू के पूजा करते थे, नमस्कार करते थे। और उस पत्थर को, जो दूसरा पत्थर मूर्ति नहीं बना, जो आराम चाहता था, उसको मंदिर के बाहर सीढ़ियों पे लगाया गया। लोग आते थे, मन्नत मांगते थे। कोई कहता था कि मैं 100 नारियल फोड़ूंगा, कोई कहता था मैं 200 नारियल फोड़ूंगा, 250। तो हमेशा लोग आते थे, उसी जो पत्थर मूर्ति नहीं बनना चाहता, उसके ऊपर कोई 100 नारियल फोड़ रहा है, कोई 200 नारियल फोड़ रहा है, कोई 300 नारियल फोड़ रहा है, तो ऐसे ही लोग फोड़ते थे। तो इसका मतलब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि अगर आप कुछ समय के लिए संघर्ष अपने कर लेते हैं, कुछ समय के लिए आप सैक्रिफाइस कर लेते हैं, तो आप हमेशा सुख उठाते हैं। लेकिन अगर आप अभी बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आराम करते हैं, तो आगे चल के जीवन दुख में ही बीतने वाला है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू, अगर आप अभी कुछ भी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आपका जिस काम में हॉबी होती है, प्लीज़ आप उस काम को करिए और उसको समझने की कोशिश करिए और अच्छे से करिए, अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। ज़रूरी थोड़ी ना आप स्टूडेंट ही हैं। अगर एलोन मस्क से बोलता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर लीजिए, तो आज इतना बड़ा टेस्ला कार कहाँ होती। अगर टाटा से बोलते हैं आप ये कर लीजिए, आप पढ़ाई करिए, तो इतना बड़ा कार नहीं। जरूरी थोड़ी नहीं, आपकी जिसमें इंटरेस्ट होता है, किसी का पढ़ाई में इसमें इंटरेस्ट होता है तो आप पढ़ाई करिए, आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है आप बिजनेस करिए, आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आप उधर जाइए, उधर कुछ देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करिए। जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है तो आप उसमें कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।